हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, मोशन इन वन डायमेंशन 03। इसके पहले 01 और 02 चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना। आज के लेक्चर में अपने को क्या करना है उस पर बात करते हैं। अब तक हम लोग ने मोशन इन वन डायमेंशन में सारे ग्राफ्स समझ लिए हैं, मतलब ग्राफ्स इन मोशन क्या होता है, हमने देखा है पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, हमने देखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है। तो अगर वो लेक्चर 02 में जो अपलोड हुआ है वो नहीं देखा है तो उसको देख के आओ, तो ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगेगा। ठीक है, चलो, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा तुमको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ मैं थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ। देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिखता है, दिस इज़ फॉर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में होना चाहिए। और एक चीज़, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। ये बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी, मूविंग विथ क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइन। और कुछ कंक्लूजन्स लिख के दिए थे पिछले लेक्चर में, तो वो ठीक से अगर देख के आए हो तो अच्छे से समझ में आएगा ये लेक्चर। कंक्लूजन्स क्या लिखे थे? कंक्लूजन्स लिखे थे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये क्या बताता है? ये बताता है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, वगैरह वगैरह सारे केसेस हम लोग ने देखे थे डिटेल में। ठीक है, सेम वे में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके किसके लिए था? एक केस था जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये हमको मालूम है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, और एक चीज़, इस ग्राफ का स्लोप ज़ीरो है, तो स्लोप और एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो हैं इस ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन होता है वो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा था कि अगर बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये उसका ग्राफ होता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में देखो बहुत डिटेल में किया हमने, बड़ा लेक्चर है और पूरा सब कुछ डिटेल में एक एक चीज़ बात बताया है। मैं बस तुमको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि कैसा दिखता है ग्राफ्स। ठीक है, ताकि हम इसको आज यूज़ कर सकें। फिर हम लोग ने देखा लास्ट में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक ही देखा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता देता हूँ। एक ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हमने देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दोनों ग्राफ से कुछ हमको मिलता है। जैसे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग निकालें, जैसे इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालें तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। चाहे इस ग्राफ के अंदर तुम टोटल एरिया निकालो तो तुमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेयरएज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये तुमको देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसके अंडर का एरिया निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, इसके अंडर का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या चेंज इन पोजिशन मिलेगा। ठीक है, चलो, सो आई होप तुमको रिकॉल हो गया होगा। नहीं रिकॉल हुआ है, लेक्चर देखा ही नहीं है, तो लेक्चर देख लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमको करना क्या है मैं तुमको बता दूं। आज हम लोग ये ग्राफ का यूज़ करके काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो, आई होप तुमको समझ में आया क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में। ये बस तुमको रिकॉल कराया है ताकि तुम कनेक्टेड रहो लेक्चर में। चलो, आज हम लोग करने जा रहे हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, या इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन ये हमको डिराइव करना है। ठीक है,
कैसे डिराइव करना है? यूजिंग अ ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे, बट एक केस में, दैट इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अच्छा, काइनेमेटिकल इक्वेशन बोला तो किसी को कुछ याद आ रहा है या नहीं? तुमने ऑलरेडी काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, कहीं तो देखा ही हुआ है, सबने देखा है। HSC वालों ने भी देखा है, CBSE वालों ने भी देखा है। तुमको मालूम है V इज़ इक्वल टू U प्लस AT, तुमको मालूम है S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब याद आ गया होगा। तुमको मालूम है V स्क्वायर इज़ इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये सब तो आई होप सबने देखा ही है। तो यही हमको आज डिराइव करना है यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और किसके लिए करना है? एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिराइव करना है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ठीक है। ये इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। क्यों u ले रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी? क्योंकि इक्वेशंस में u है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, इज एक्सेलरेटेड बाय एन एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t, ठीक है। ये केस अपने पास है, इसके लिए हमको डिराइव करना है। सो द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। देखो मैं क्यों इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन तुमको पूछता है एग्जाम में, 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में बहुत पूछता है। इसीलिए मैं तुमको डेरिवेशन यहाँ पे करके दे रहा हूँ, लिखा के दे रहा हूँ कैसे डेरिवेशन लिखना है। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि तुम ये समझ के लो, ठीक है। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये बॉडी ऑलरेडी इनिशियली टाइम t0 पे ही कुछ वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब इनिशियली इसके पास कुछ तो वेलोसिटी वैल्यू u है, ठीक है। इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाया, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लगाया है t टाइम के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, समझ में आया? चाहे ऐसे ले लो या हम लोग लेजिस से थोड़ा एक स्ट्रेच्ड लाइन ले लेते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू u से बढ़ के सपोज v हो जाती है, जो हमने कंसिडर किया हुआ है कि u इनिशियल वेलोसिटी थी, t टाइम के लिए a एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। a क्या होगा? a हम लोग अभी थोड़े टाइम में देखेंगे कि ये ग्राफ से a कैसे मिलेगा। अभी जैसे मैंने तुमको बताया ही थोड़े टाइम पहले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। तो हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम t0 से एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, t टाइम तक एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। अब इस केस में हमको डिराइव करना है कि 3 इक्वेशंस कैसे मिलेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? सिंस एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू अपॉन टी, राइट। देखो तुमने a एक्सेलरेशन अप्लाई किया है t टाइम के लिए, तो स्पीड u से v हो गई। देखो स्पीड u से v हो गई t टाइम में, तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है at इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। जितना सिंपल था उतना ही सिंपल है, जितना सिंपल देखने में लग रहा है उतना ही सिंपल है भी। परेशान मत हो कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि कुछ मिसिंग है या कुछ नहीं बताया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड वाला डिराइव करने का ट्राई करते हैं। देखो कैसे डिराइव करेंगे। सेकेंड वाले के लिए हमको चाहिए इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। तो s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब हमको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, उसका एरिया फाइंड करके। तो अपने को इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया है वो पूरा निकालना है, मतलब ये एरिया तो निकालना ही है, साथ में ये एरिया भी निकालना है ना। अरे इस पूरे ग्राफ के अंडर जितना एरिया है ये पूरा निकालना है ना अपने को, यस और नो। तो हमको ये पूरा एरिया निकालना है। कंसिडर कर लेते हैं सिंस, लेट्स कंसिडर सिंस डिस्प्लेसमेंट और s
इज इक्वल टू एरिया अंडर BT ग्राफ। ये कहाँ से पता है? ये पता होना चाहिए, ये लास्ट लेक्चर में बताया है, अच्छे से देख लो वहाँ जाके। अभी रिवाइज कराने के टाइम पे भी मैंने बताया तुमको कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो S इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो टोटल है वो कितना है, ज़रा ध्यान से देखो। ये 0 है, 0 से T तक इतना बेस है तुम्हारा, और इस बेस में एक रेक्टेंगल है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब बेसिकली दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इज दैट करेक्ट? है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, दो पार्ट हैं इसमें, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बोलो? रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी T इंटू यू, या बेसिकली U इंटू T। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल था, फाइन। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? हाफ बेस इंटू हाइट। ध्यान देना, हाइट ऑफ ट्रायंगल ये है इतना। अब ये कैसे मिलेगा वैल्यू? तुमको मालूम है ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, V ना, और तुमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है, U। तो ये वैल्यू बची हुई कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? V माइनस U। इज दैट क्लियर? तो मैं ये हटाता हूँ, तुमको समझ में आया? सुनो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है U, ठीक है, ये वैल्यू है U, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है तुम्हारा? V। मैं इसलिए लिख ले रहा हूँ ताकि तुम कन्फ्यूजन में ना रहो। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है V, तो ये बचा हुआ कितना है? V माइनस U, ठीक है। बस यही मैं तुमको बता रहा हूँ, ये हाइट V माइनस U है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। इज दैट करेक्ट? बेस इंटू हाइट ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ दिखाई तो दे रहा है तुमको, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ तक मिल गया है। यहाँ T है बट AT और चाहिए। तो देखो ज़रा ध्यान से, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ा कि नहीं? तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT, यानी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स T इंटू V माइनस यू की जगह AT। समझ में आई बात? सिंपल था, बस अब T का स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। सो देयरफॉर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मिल गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, एकदम सिंपल, समझा? दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द सेकेंड इक्वेशन। बचा लास्ट वाला, थर्ड वाला। लेट्स डिराइव दैट एज वेल, उसको भी डिराइव कर लेते हैं और समझ आगे बढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। देखो कैसे डिराइव करेंगे थर्ड वाला इक्वेशन। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट S हुआ है जो हमने यहाँ पे निकाला। सो वी नो सिंस टोटल डिस्प्लेसमेंट S विल बी गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी इनटू T। देखो अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिखूं, तुमने एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन सुना है? मैंने सुना मतलब रेडियो पे नहीं आया था, सुना है मतलब मैंने अपने लेक्चर में बताया, फर्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो वहाँ सब एक्सप्लेन किया है, एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमको मालूम है सिंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी V एवरेज इनटू टाइम। इज दैट करेक्ट? ठीक है। V एवरेज कैसे मिलेगा? इस पूरे केस में दो वेलोसिटीज हमको मालूम है, एक U है और एक V है। तो इनका एवरेज कैसे मिलता है? V प्लस यू बाई टू ना। सो ये हो जाएगा V प्लस यू बाई टू इंटू टी। ये समझा एवरेज ऐसे निकलता है। आई होप ये सबको पता होगा कि एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। ये तुमने किया है मैथ्स में, 10th के मैथ्स में कर लिया होगा, या आई होप तुमने 7th 8th में ही किया होगा। अरे 10 और 15 का एवरेज कैसे निकलेगा? 10 प्लस 15 बाई टू। तो U और V का एवरेज कैसे निकलेगा? U प्लस V बाई टू, सिंपल एज दैट। फाइन, ये मिल गया। अब ये इक्वेशन तो दिखाई पड़ रहा है कि S इज इक्वल टू V प्लस यू बाई टू इंटू टी है। अब ये T अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में मुझे T नहीं चाहिए ना, तो T सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से T हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ये इक्वेशन से। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन A। सो फ्रॉम A, ध्यान से देखो, फ्रॉम A what we know, we can tell that T will be V minus U by A, isn't that correct? T इधर जाएगा, A इधर आ जाएगा ना, तो T can be written as V minus U by A। ये उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो S क्या हो जाएगा? S हो जाएगा V plus U by टू इंटू T की जगह V minus U by A, करेक्ट है ना? ठीक है, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है
तो इनका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a यहाँ आ जाएगा, तो तुम लिखोगे 2as इज इक्वल टू, ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, चाहिए तो एक और स्टेप में लिख लेते हैं, v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये कितना आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2as, एंड फाइनली तुमको मिल रहा है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, जो तुमको चाहिए था, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द होल 3 इक्वेशंस और ऑल द 3 इक्वेशंस यूजिंग अ सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुमको पता है क्या होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अपने पास, हमने केस कंसिडर किया है उसके बाद लिया है, ठीक है। तो अगर तुमको परेशानी लग रही है या कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये पार्ट मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ बीच में से, सिर्फ ये ग्राफ लेके रखो, ठीक है। ओके, सो आई होप सबको डेरिवेशन समझ में आया होगा, सिंपल सा डेरिवेशन था ये चैप्टर का। आई होप ये फर्स्ट डेरिवेशन है, आई गेस, हाँ मोस्टली तो फर्स्ट डेरिवेशन ही है। इसके पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे थे, ग्राफ्स एंड ऑल। तो ये चैप्टर का ये फर्स्ट डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन इन 1 डायमेंशन में बोल सकते हो ये एक ही डेरिवेशन ही है, 1 डायमेंशन वाला जो पार्ट है उसमें ये एक ही डेरिवेशन है, ठीक है। अब इसके बाद मोशन इन 2D चालू हो जाएगा वंस वी फिनिश विद द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ होता है, इस ग्राफ का यूज़ करके तुम क्या निकालते हो, इस ग्राफ का यूज़ करके तुम काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करते हो, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आया, नोट डाउन कर लो, ईजी था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। समझ में आया है अच्छे से तो मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया, ठीक है। चलो, गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। चलो रफ करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पूछ देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ देता है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में तुमको लिखाया भी है, एक एक चीज़, वर्डिंग्स भी दे दिया है ताकि परेशान ना हो तुम। देखो नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़ना है दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेते हैं और फिर मोशन इन 1 डायमेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इतना ही मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। मैं तुमको रिलेटिव वेलोसिटी 2 तरीके से समझाता हूँ, एक रिलेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में समझाता हूँ और एक बेसिक जनरल इंट्यूशन वाला आइडिया लगा के, आइडिया मतलब तुम जो फील करते हो वो बता के, ठीक है। देखते हैं, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। ध्यान दो, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D है मेरे पास अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है ये समझ लो ना। रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर। इसको ऐसे समझो जैसे एक गाड़ी है, सपोज ये एक कार है, अगर ये कार जैसी दिखाई दे रही है, या एक वैन है जो कुछ स्पीड v1 से मूव कर रही है, ठीक है। और ये एक दूसरी वैन है जो कुछ स्पीड v2 से मूव कर रही है। अब एक सिचुएशन सोचो, व्हेन v2 इज़ ग्रेटर दैन v1, तब ये v2 आगे जाएगा ना, सिंपल एज दैट, ठीक है। v2 आगे जाएगा तो v1 को v2 कैसा लगेगा। देखो तुम यहाँ नीचे खड़े हो, ठीक है, तुम दोनों को ऑब्जर्व करो, तुम देखोगे ये वाला कार v1 स्पीड से आगे जा रहा है, ये वाला कार v2 स्पीड से आगे जा रहा है, और तुम देखोगे कि ये वाला कार इसको ओवरटेक भी कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ऑफ कोर्स यही देखोगे ना तुम, ठीक है, मैं तो यही देखूंगा, बाकी लोग क्या देखोगे पता नहीं, बट यही देखोगे तुम भी, ठीक है, फाइन। अब तुम सोचो कि तुम ये कार में बैठे हो यहाँ, नाउ यू आर इनसाइड दिस व्हीकल। अब ये व्हीकल से तुम इसको देखोगे, इमेजिन करो तुम ड्राइव कर रहे हो विद स्पीड v1 और बगल से एक कार v2 स्पीड से ड्राइव करके जाती है। एक बात ध्यान देना कि तुमको इसका स्पीड v2 नहीं दिखाई पड़ेगा। अब इसको नंबर्स लेके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख लो, जैसे एक कार है, ये तुम हो, तुम ये कार ड्राइव कर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। दूसरा एक कार तुम्हारे बगल से तुमको ओवरटेक करता है और ये कार ड्राइव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान दो, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो जब ए का पर्सन यानी तुम बी को देखोगे तो बी का स्पीड 15 नहीं दिखाई पड़ेगा, बी का स्पीड 5 दिखाई पड़ेगा। समझाइए, नहीं समझा?
देखो सुन लो, तुम एक खुद 10 से चल रहे हो ना, तो तुम्हारे बगल वाला अगर 15 से चल रहा है तो उसका 15 तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा खुद का 10 का स्पीड है। तो बगल वाले का तुमको सिर्फ 5 स्पीड परसीव होगा। मतलब ये क्या चल रहा है मालूम है, ये रिलेटिव स्पीड जो तुम देख पा रहे हो। ऐसा नहीं, अब कोई पर्सन सी पर्सन, जैसे ये सी है, ये सी अगर इधर ग्राउंड पे खड़ा है तो सी ए को 10 से जाता हुआ देखेगा, बी को 15 से जाता हुआ देखेगा, बट ए बी को 5 से जाता हुआ देखेगा। और अगर मैं बी की बात करूं, सपोज ये तुम कार चला रहे थे और तुम दूसरे कार को देख रहे थे, तब दूसरा पर्सन तुमको देख रहा है, तो दूसरे पर्सन के लिए तो तुम पीछे जा रहे हो ना। अब इस चीज़ को खुद से इमेजिन करो, सपोज तुम ट्रेन में खड़े हो, है ना, कोई भी ट्रेन, जैसे मुंबई के हो तो तुमको मालूम होगा, तुम सपोज लोकल ट्रेन में खड़े हो, ठीक है। अब लोकल ट्रेन में खड़े हो और बाहर की चीज़ों को देख रहे हो, तो बाहर की चीज़ें पीछे जाती हुई दिखाई पड़ती है ना। सपोज ट्रैक पे कोई खड़ा है, वो ट्रैक पे खड़ा हुआ पर्सन तुमको पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है, बट वो पर्सन को तुम आगे जाते हुए दिखाई पड़ते हो। इज़न्ट दैट करेक्ट? ऐसा नहीं होता है क्या? आई होप ऐसा ही होता है। तुम किसी भी व्हीकल में हो, अगल बगल के सराउंडिंग्स पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, यस और नो? कोई पर्सन खड़ा है रोड पे और तुम व्हीकल से जा रहे हो तो पीछे जाता हुआ पर्सन दिखाई पड़ता है ना, और वो पर्सन को तुम्हारा व्हीकल आगे जाता हुआ दिखाई पड़ता है, राइट। बट तुम यही केस ऐसे सोचो, जैसे ये एक बड़ा व्हीकल है, देखो इधर ये एक बड़ा व्हीकल है। अब तुमको शायद और अच्छे से समझ में आए, इसमें 2 लोग हैं, ठीक है। ये व्हीकल ऐसे चल रहा है, अगर ये व्हीकल 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और यहाँ एक तीसरा पर्सन बाहर है, ठीक है, ए बी और ये सी। अब ए और बी जब सी को देखेंगे तो सी उनको पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि ए और बी तो आगे जा रहे हैं ना। इट्स लाइक कि तुम 2 लोग, तुम और तुम्हारा दोस्त बगल में एक कार में बैठे हो और साइड में कोई रोड पे पर्सन खड़ा है, तुम 15 की स्पीड से कार भगा रहे हो, तो वो पर्सन पीछे जाता हुआ दिखा ना तुमको। अब तुम एक दूसरे को देखो, ए जब बी को देखेगा, मतलब तुम अपने बगल वाले पर्सन को देखो, तो क्या तुम्हारा बगल वाला पर्सन मूविंग दिखाई पड़ेगा? नहीं ना, कि किसी का पर्सन मूव कर रहा है बगल में, नहीं मूव होता है। पर्सन कार में बैठा है या बैठी है तो एक दूसरे को हम लोग मूविंग नहीं दिखाई पड़ते हैं ना। जैसे सपोज मैं एक रूम में, तुम सब बेंचेस पे बैठे हो तो एक दूसरे को मूविंग नहीं दिखाई पड़ोगे, बट रोड से कोई गाड़ी पे से गया और उसने तुम्हारा क्लासरूम देखा तो तुम सारे के सारे पीछे जाते हुए उसको दिखाई पड़ोगे और तुमको वो कार वाला पर्सन आगे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यस और नो? तो यही 2 लोग ए और बी जब सी देखता है तो मोशन में आ जाते हैं, बट जब ए और बी खुद को देखते हैं, जैसे ए खुद को देखे और ए बी को देखे, तो रेस्ट पे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, ए का स्पीड भी 15 है, बी का स्पीड भी 15 है। तो ए भी बी को जब देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा, बी भी जब ए को देखेगा तो रेस्ट पे दिखेगा। अब इसको पैरेलल कार से समझो, जैसे तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस का एंडिंग देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि एक में एक पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है, दूसरे में दूसरा पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स, तुमको नाम मालूम होगा, ठीक है। चलो, जो लीड होता है और जो एक दूसरा लीड होता है, ठीक है, फाइन। दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। दोनों सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से ड्राइव कर रहे हैं। मतलब तुम भी 10 की स्पीड से ड्राइव कर रहे हो, बगल में दूसरी गाड़ी है उसमें का पर्सन वो भी 10 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। अब तुम दोनों एक दूसरे को देखो तो ना वो आगे जाता हुआ दिखेगा ना तुम आगे जाते हुए दिखोगे उसको, यस और नो? ना वो पीछे जाता हुआ दिखेगा तुमको, ना वो आगे जाता हुआ दिखेगा तुमको। सेम उसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वो भी तुमको ना आगे जाता हुआ दिखेगा ना पीछे जाता हुआ दिखेगा, सेम स्पीड है ना। तो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि दोनों रेस्ट पे हो, नहीं, दोनों रेस्ट पे नहीं हो, बट दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे दिखाई दे रहे हो। ये सब रिलेटिव चीज़ चल रहा है। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारे कंपेयर में उसका क्या सिचुएशन है और उसके कंपेयर में तुम्हारा क्या सिचुएशन है। बट यहीं पे कोई तीसरा पर्सन सी बाहर से तुमको देख रहा है, मतलब तुम मूवी देख रहे हो, तुम थर्ड पर्सन हो गए ना, तो तुमको तो वो दोनों आगे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे ना। तो मतलब ये थर्ड पर्सन को ये दोनों 10 की स्पीड से आगे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, बट ए को बी स्पीड पे जाता हुआ नहीं, बी आगे जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा और बी को ए आगे जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट ना ही आगे ना ही पीछे, दोनों सेम स्पीड से पैरेलली चल रहे हैं ना। ये समझ में आया आइडिया रिलेटिव वेलोसिटी का? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तब होगी जब रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन या तो जब ये आगे जाए या तो जब ये आगे जाए, या जब ये पीछे जाए ये आगे जाए, या ये पीछे जाए ये आगे जाए, कुछ भी। मतलब बेसिकली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कम्स इन। थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ तुमको। देखो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर एक इंसान है ना, मोशन को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है। जैसे हम सब अपने डे टू डे लाइफ में
अर्थ को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ के चलते हैं, हर चीज़ को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कोई गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है कैसे पता चलता है? जब हम लोग ग्राउंड को देखते हैं, ग्राउंड रुका हुआ है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गाड़ी आगे भाग रही है तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग है, राइट? यस और नो? वहीं पे अगर हम लोग किसी कार में बैठे हुए हैं तो अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कार हो जाता है। तो हम कार में बैठ के दूसरे पर्सन को जब देखते हैं तो वो पर्सन मूविंग नहीं दिखाई पड़ता है, वेरएज़ थर्ड पर्सन जो ग्राउंड पे है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुमको देख रहा है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, वेरएज़ तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कार है। इसलिए तुमको ग्राउंड भी मूविंग दिखाई पड़ता है। तुम कार में बैठे और नीचे ग्राउंड को देखो तो ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखता है ना, यस और नो? बट कार का फ्लोर देखोगे तो कार पीछे जाते हुए नहीं दिखाई पड़ती, या कार आगे जाते हुए नहीं दिखाई पड़ती है, तुमको ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं ना, उसके रेस्पेक्ट में बाकी चीज़ों को हम मोशन में कंसीडर करते हैं, अगर वो मोशन में है तो। ठीक है, डिपेंड करता है, ये मोशन अलग अलग तरीके से आ सकता है। ये मोशन तुम खुद मोशन में हो सकते हो उसके वजह से होगा, या एक्चुअली बाहर का ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है उसके वजह से होगा। जैसे सपोज करो ना, ये पर्सन जो है ये अगर नहीं मूव कर रहा होता, रेस्ट पे होता, तो इसके लिए ये वाली कार मूविंग होती 15 के स्पीड से, यस और नो? और यहीं पे अगर ये कार नहीं मूव कर रही होती और ये 10 के स्पीड से मूव कर रहा होता, ये सपोज 10 के स्पीड से आगे जा रहा होता 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसके लिए ये मोशन में होता कार भी, बट इस डायरेक्शन में होता, पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है ना, यस और नो? तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या सिचुएशन है ये तुम डिसाइड करते हो। अगर मूविंग हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूविंग होगा, उस हिसाब से तुम बाकी चीज़ों को देखोगे। ठीक है, तो इट्स बेसिक आइडिया। थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा। जितना तुम्हारे काम का है उतना मैंने बता दिया है। तुमको आइडिया थोड़ा आया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चोर पुलिस वाला खेल चल रहा है। देखो, तुम ऐसे समझो कि एक चोर है जो, अब मैं तुमको एकदम ग्राउंड टू अर्थ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज एक चोर है जो 10 के स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और एक पुलिस है जो उसको ट्रेल कर रहा है, पीछा कर रहा है उसका। तो अब सोचो कि अगर पुलिस भी 10 के स्पीड से जाएगा तो क्या कभी चोर को पकड़ पाएगा? आंसर क्या है? नो, नहीं पकड़ पाएगा ना। अरे वो भी 10 से भाग रहा है, तुम भी 10 से भाग रहे हो, पीछे हो, लेकिन पकड़ पाओगे क्या? नहीं पकड़ पाओगे ना। तो कैसे पकड़ पाओगे? पकड़ने के लिए तुम्हारे पास स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये 15 के स्पीड से जाए तो चांस है कि पकड़ पाएगा। तो ये अगर 15 के स्पीड से जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चोर है और ये पुलिस है, ठीक है। अगर ये 15 के स्पीड से जाएगा तो क्या 15 के स्पीड से इसके पास पहुँचेगा क्या? नहीं ना, ये तो 10 की स्पीड से ऑलरेडी भाग रहा है। मतलब ये पुलिस का व्हीकल इसके पास 5 के स्पीड से पहुँचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जितना ये डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम इसको चोर को ट्रेस करने में या पकड़ने में लगेगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि जब दो बॉडीज़ का वेलोसिटी अलग अलग होता है तो दो बॉडीज़ एक दूसरे को अप्रोच कर सकती हैं या रिसीड कर सकती हैं। इसी को ऐसे समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से तीसरा कोई व्हीकल आया जो लेट्स जस्ट से नाउ लेट्स से ये कोई स्टंटमैन है, स्टंटमैन पुलिस वाला है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब देखो क्या होगा, अब ये इसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच करेगा, जैसे ही इसके पास पहुंचेगा इसको ओवरटेक करेगा। अब इससे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर भी जाएगा, समझा। और ये चोर को कितने स्पीड से अप्रोच करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, समझा। दिस इज़ व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी इज़। ये सब जो हमने लिखा है, ये सब जो इंट्यूशन से हमने लिखा है, इसको मैं फॉर्मूले में भी लिख देता हूँ तो तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा। आई होप ये चोर पुलिस वाला एग्जाम्पल समझ में आया। तुम सोचो ना, एक कार है चले जा रही है, उसको तुमको पकड़ना है तो तुमको उससे ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा ना, सिंपल एज दैट, है ना। अब उससे ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि तुम 100 की स्पीड से जा रहे हो और वो कार 50 से जा रही है तो तुम भी 100 से उसके पास पहुँचोगे, नहीं। उसका ऑलरेडी स्पीड 50 है तो तुमको उसके पास पहुँचने की जो स्पीड है वो कम है, थोड़ी 50 ही है, क्योंकि उसका ऑलरेडी स्पीड एडेड है तुम्हारे स्पीड में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कोई बॉडी है जिसका पोजिशन लेट्स जस्ट से एक बॉडी है A जिसका पोजीशन एट सम टाइम t इज गिवन बाय उसका पोजीशन एट टाइम 0 प्लस उसका पोजीशन एट टाइम t। तो ये कैसे मिलेगा? ये मिल जाएगा, सपोज कर लो बॉडी का वेलोसिटी है कुछ, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, ये बॉडी है जिसका वेलोसिटी है a, तो ये कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, va इंटू टी डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। दूसरा एक बॉडी है xb
जिसका पोजीशन मैं टी टाइम के बाद निकाल रहा हूँ, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन एट टाइम इक्वल्स टू 0 प्लस इसका वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कैसे आया ये तुमको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई बॉडी अगर va स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, va इंटू टी ना, अरे स्पीड इंटू टाइम वही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा vb इंटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, राइट, डिस्टेंस यही होगा ना। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई a, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई b, तो यही तो लिखा है पोजीशन आफ्टर टाइम t इज पोजीशन एट टाइम इक्वल्स टू 0 प्लस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई दिस बॉडी इन टाइम t। तो ये तुम्हारा पोजीशन का लोकेशन हो गया या बेसिकली पोजीशन का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से फाइनल अगर मैं दोनों का पोजीशन रिलेटिव पोजीशन निकालूँ, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, है ना। अरे ये कहीं पहुंचा और ये कहीं पहुंचा है फाइनल पोजीशन, तो इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन ना। ये एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ b है, ये पोजीशन ऑफ a है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, xb माइनस xa ना, हाँ या ना। ये तुमको इनके बीच का सेपरेशन निकालना है अगर, तो यही तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब b कहाँ है a के रिस्पेक्ट में, तो तुमको उतना आगे जाना है ना, उतना आगे जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करके डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ b एट टाइम t माइनस पोजीशन ऑफ b एट टाइम, सॉरी नॉट पोजीशन ऑफ b, पोजीशन ऑफ a एट टाइम t। देखो ये एनसीईआरटी के बुक्स में दिया रहता है और एनसीईआरटी वालों को एग्ज़ाम में ये पूछेगा इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी एचएससी के लिए मैं डायरेक्टली फार्मूला बता दूंगा, तो थोड़ा 2 मिनट रुको, मुझे ये कर लेने दो, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो इससे तुमको है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा, तो एचएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स बी एट टी क्या हो जाएगा, एक्स बी एट टी ये सब्सटीट्यूट करो, यानी ये हो जाएगा एक्स बी एट 0 या बेसिकली एक्स बी माइनस एक्स ए एट 0 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी बी माइनस वी ए एट टी, राइट। ये सिंप्लीफिकेशन करके देखना, यही आएगा, करके दूँ। देखो ये देखो ना, एक्स बी माइनस एक्स ए ये तो डायरेक्टली हो गया, और ये माइनस ये, तुमने ये पूरा माइनस ये किया है ना, तो तुमको क्या मिला, देखो ध्यान से, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, राइट। तो वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अब ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है, ये है ओरिजिनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो, और ये प्लस दोनों ने कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो दिस बेसिकली वी बी माइनस वी ए इज वेयर वी बी माइनस वी ए इज relative velocity of b with respect to a। तो यहाँ से relative velocity का फॉर्मूला आता है, therefore relative velocity velocity of b with respect to a is called as or is written as vb minus va, not vb minus vb, vb minus va। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुमको मैं सिंपल लॉजिक से समझा देता हूँ, परेशान मत हो। ये अगर तुमको डेंजरस लग रहा है तो परेशान मत हो, डेंजरस नहीं है, जस्ट द थिंग इज़ कि थोड़ा तुमको ग्रास्प करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि टीडीएस है ये, बाकी और कुछ नहीं। देखो सिंपल मैं तुमको लॉजिक से बता देता हूँ कैसा है सिचुएशन ये है वही जो अब तक हम लोग कर रहे थे ना, चोर पुलिस वाला वैन वाला एग्जाम्पल। तो सपोज़ ये एक वैन है जो विथ वेलोसिटी ए मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एक वैन है विथ वेलोसिटी b मूव कर रहा है, सॉरी विथ वेलोसिटी v मूव कर रहा है ये, ठीक है। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, a का क्या वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू b। सो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज रिटन एज va माइनस vb, ठीक है। अब इसको ज़रा नंबर से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखना, a का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b, मतलब a b को कैसा दिखाई पड़ रहा है, ए की स्पीड बी के हिसाब से कैसी है, ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ए का स्पीड बी के हिसाब से कैसा है या विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मींस, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये नोटेशन को अभी मैं यहाँ लिख दूंगा, परेशान मत हो। इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज कर लो ये स्पीड कितनी है, ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये स्पीड है, लेट्स जस्ट से ये स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
फाइन। तो फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस वी बी, यानी वी ए कितना है 10 माइनस वी बी कितना है 15, यानी आंसर आता है -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हुआ, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ज़रा ध्यान से समझोगे माइनस साइन का मतलब। तो इट्स लाइक कि सामने वाला कार 10 के स्पीड से चल रहा हो, तुम 15 से भगा रहे हो, तो तुमको तो वो कार तुम्हारे पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा ना। अभी समझा होगा, सामने वाला कार 10 के स्पीड से भाग रहा है, तुम 15 से भगा रहे हो उसके पीछे, तो वो कार तुमको 5 के स्पीड से तुम्हारे पास आता हुआ लगेगा ना, क्योंकि तुम तो भाग रहे हो 15 के स्पीड से, बट वो कार 10 से भाग रहा है, तो तुम उसके पास पहुंच रहे हो एक्चुअली। जब तुम उसके पास पहुंच रहे हो तो वो कार तुमको तुम्हारे नज़दीक आते हुए दिखाई पड़ेगी ना, और धीरे 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 तुम उसके सामने भी आ जाओगे, और अगर नहीं रोकोगे तो तुम उसको ओवरटेक भी कर लोगे। समझ में आई बात। तो एक्चुअल में ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। समझ में आई बात। यही तो हो रहा है ना, ए बी को कैसा दिख रहा है, उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बी खुद इधर जा रहा है और ए उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। समझ में आया, आता हुआ दिख रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है उधर डायरेक्शन में, जा तो रहा है सीधे ही ना, बट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझ में आई बात। अब उल्टा सिचुएशन देखो, बी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए अगर बी को देखेगा, ए तुम 10 के स्पीड से भगा रहे हो और उधर पीछे से कोई 15 से आ रहा है और तुम उसको देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तुमने गेस कर लिया होगा, वो तुमको 5 की स्पीड से आगे आता हुआ दिखाई पड़ेगा ना। चेक कर लो, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखो ए की वेलोसिटी कितनी है, अच्छा हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ही निकाला ना। अच्छा हमने ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया है, ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, मतलब बी ए को कैसा दिखाई पड़ रहा है, यही बोल रहे थे ना हम लोग। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है 15, देखो दिखाई पड़ रहा है 15, ये छोड़ दो अभी, परेशान मत हो। वेलोसिटी बी कितनी है 15, यानी 15 माइनस ए की वेलोसिटी 10, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस आया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये पर्सन ए खुद 10 की स्पीड से चल रहा है, बट उसको पीछे से एक कार 5 की स्पीड से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि इसका स्पीड 10 है बट उसका स्पीड 15 है, तो 5 एक्स्ट्रा जो है उस स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है। अब समझ में आया होगा तुमको, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस होता है दोनों का। समझ में आया बात, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस। ये परेशानी हुआ है तो ये छोड़ दो, इसको कोई तुमको याद करने का या बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट टू गिव यू अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव, बाकी और कुछ नहीं। इंट्यूशन से या लॉजिक से समझ में आ गया तो ये भूल जाओ, ठीक है। लॉजिक समझाना क्या हो रहा है, ए जब बी को देख रहा है तो बी उसको पास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है 5 की स्पीड से, तो यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी -5। मतलब जब बी ए को देखता है तो ए उसको पीछे आता हुआ दिखता है, सेम टाइम पे ए जब बी को देखता है तो उसको 5 से आगे जाता हुआ दिखता है। तुम बोलोगे सर बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं, थोड़ा इसको शांति से बैठ के सोचना और लेक्चर को रिपीट पे देखो। रिपीट मतलब फिर से थोड़ा ये पार्ट को सुनो, अच्छे से शांति से सुनो कि क्या बोला मैंने, वहाँ सारा डिटेल मैंने बताया है। तुम इसको शांति से सुनो और चीज़ों को एकदम अच्छे से विजुअलाइज करो जो मैं बात कर रहा हूँ, तो तुमको ये चीज़ समझ में आएगा। देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड, यहीं से रिलेटिविटी की स्टार्ट होती है यार, रिलेटिविटी का स्टार्टिंग है यहीं से। आइंस्टाइन ने 2 थियरीज दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी थियरीज, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का पिक्चर पकड़ के पूरा ग्रेविटी अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। आइंस्टाइन ने न्यूटन को रॉन्ग प्रूव किया यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल तुमको एकदम सिंपल वे में फीड किया जा रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड। थोड़ा इसको सोचो, मतलब लेक्चर को सुनो अच्छे से, पीछे का पार्ट अच्छे से सुनो और उसको विजुअलाइज करो, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, लिखो ठीक से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज ए माइनस बी। तो यहाँ मैं तुमको जनरल फॉर्म लिख के दे रहा हूँ, देख लो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वैसे ही बी ए ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है।
बी का ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ज़रा डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, बस डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में चल रही थी, जैसे ये वाला केस हमने देखा ना, एक पर्सन 10 के स्पीड से इधर जा रहा था, दूसरा पर्सन 15 के स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है दैट इज़ वी ए माइनस वी बी, राइट। यही सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस ये होता है कि जब दो बॉडीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाएं, जैसे ये बॉडी है एक, देखो इधर ये बॉडी है, ये सपोज कर लो 10 के स्पीड से इधर चल रहा है ए, ठीक है, और दूसरा एक बॉडी है जो 5 के स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ध्यान दो ज़रा, ए और बी है। अब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, मतलब बी ए को कैसे देख रहा है या ए बी को कैसा दिखाई पड़ रहा है। दूसरा चीज़, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालूं, मतलब बी ए को कैसा दिखाई पड़ रहा है। दो केसेस हैं, एक ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी और एक बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको ऐसे समझो, तुम साइकिल चला रहे हो 10 की स्पीड से, तुम्हारा फ्रेंड साइकिल चला रहा है 5 की स्पीड से, दोनों कैसे दिखोगे एक दूसरे को? दोनों एक दूसरे को पास आते हुए दिखोगे और 15 की स्पीड से पास आते हुए दिखोगे, हाँ या ना? अरे तुम चल के जा रहे हो अपने फ्रेंड के पास, तब जल्दी पहुंचोगे, या दौड़ के जाओगे तब जल्दी पहुंचोगे? अगर सपोज तुम्हारा पर्सन वहीं खड़ा रहे, इसको ऐसे समझ लो लॉजिकली, देखो ये पर्सन यहीं खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से ये पर्सन सपोज जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक ये केस है। दूसरा केस, ये पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है और ये पर्सन भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर ही आने लगता है। दोनों में से कौन से केस में जल्दी पहुंच जाओगे? दोनों में से ये दोनों जल्दी कौन से केस में मिल लेंगे? इस केस में, ऑफ कोर्स इसी केस में जल्दी मिलेंगे ना। ये रुका हुआ था, ये रेस्ट पे था, ये 10 की स्पीड से उसके पास जा रहा है, अब ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये भी 5 की स्पीड से इसके पास आने लगा, तो दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो बढ़ गया, इसलिए जल्दी पहुंच जाएंगे ना एक दूसरे के पास, हाँ या ना? ठीक है, तो व्हेन बॉडी स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना, ये केस में रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एक वेलोसिटी हमको पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव लेके ट्रीट करनी पड़ती है। मतलब अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। ये किसके लिए है? ये जब बॉडीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेना पड़ता है। तो अगर मैं ये लॉजिक से जाऊं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो ए का वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है यानी 10 माइनस बी का वेलोसिटी नेगेटिव लेना है यानी -5, ये आ जाएगा 10 + 5 यानी +15। यही मैं बोल रहा हूँ ना, ये 10 से जा रहा है, ये 5 की स्पीड से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पास 15 के स्पीड से पहुँचेंगे। इसको ट्रेन में कभी खड़े रहोगे तो एग्जाम्पल समझना कि एक ट्रेन चल रही है यहाँ से, दूसरी ट्रेन वहाँ से आती है, तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो स्पीड डबल हो जाती है क्रॉसिंग की। ये तुमने भी फील किया होगा ना, अगर कोई ट्रेन खड़ी है और तुम फास्ट स्पीड से जाओ तो इतना फास्ट जाता हुआ नहीं दिखाई देगा ट्रेन पीछे, बट अगर वो भी ट्रेन चल रही है और तुम्हारी ट्रेन भी चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं इस केस में, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालो, तो ये हो जाएगा बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी क्या? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5 माइनस ऑफ ए का कितना है -10, या एक को माइनस लो एक को प्लस, देख लो इसको माइनस लिया तो इसको प्लस लिया है, यानी ये कितना आ जाएगा? माइनस है ना बीच में, हाँ सॉरी, -10 यानी -15 मीटर पर सेकेंड। तो ऑफकोर्स ए के लिए देखो, ए के लिए बी जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के लिए ए किस डायरेक्शन में आ रहा है? बी के लिए ए इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेयरएज ए जब बी को देखेगा यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो इधर के डायरेक्शन में 15 है ना, तो ये तो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन तुमने नेगेटिव कंसिडर किया है। देखो ना नेगेटिव आ रहा है ना, बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, बी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में -15, ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में +15, क्योंकि ए इधर जा रहा है और बी इधर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सो व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेना है, इतना याद रखना। जो डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे उस डायरेक्शन में तुमको पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, काफ़ी डिटेल में चिल्ला के
चलो आई होप तुमको समझ में आ रहा है। तो ये एक केस हो सकता है, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है ना, यही बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए हो गया, और ये दूसरा बॉडी इधर मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये बी हो गया। तो इस केस में भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लेना। जो डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे जो डायरेक्शन नेगेटिव लोगे उस हिसाब से तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड हो जाएगा। जैसे इसको तुमने नेगेटिव डायरेक्शन लिया है और इसको पॉजिटिव लिया है, कैसे याद रखोगे किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव? ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन, सिंपल एज दैट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी। सब्सटीट्यूट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, इसको नेगेटिव लेना है यानी -10, ठीक है। इसका वैल्यू -5, इसको प्लस लेना है ना, तो ये आंसर आता है -15 मीटर पर सेकेंड। तो ए का स्पीड बी के लिए कैसा है, बी इधर भाग रहा है ए उधर भाग रहा है, तो बी जब ए को देखेगा तो वो तो उधर जाता हुआ दिखेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए, देख लो इधर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये -15 आया। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा बी के लिए। अब ए का वेलोसिटी, सॉरी बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट। बी का वेलोसिटी पॉजिटिव है 5 माइनस ए का वेलोसिटी नेगेटिव है यानी -10, यानी ये आ गया +15 मीटर पर सेकेंड। तो अब ए जब बी को देखेगा, ए इधर भाग रहा है और जब वो बी को देखेगा तो बी तो उधर जाता हुआ दिखेगा ना, तो वो तो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तुमने, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये +15 है। समझ में आई बात? आई होप तुमको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, चलो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी और ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। याद रखना फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट में बॉक्स में रख देता हूँ, तो ये तुमको नोट डाउन करना ही है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जब दो बॉडीज़ किसी एंगल पे मूव कर रहे हों, जैसे सपोज दो बॉडीज़ सम एंगल थीटा पे उनका वेलोसिटीज अलाइंड है, तब क्या होगा सिचुएशन देख लो, बता देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। एक्स्ट्रा मतलब कहीं क्वेश्चन दिख ही जाएगा, परेशान मत हो। जैसे ये एक बॉडी इधर मूव कर रहा है और ये एक बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो इन दोनों में सपोज एंगल थीटा है V1 एंड या VA VB, ठीक है, ऐसा केस है। तो इस टाइम वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा √of वेलोसिटी ऑफ A स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। परेशान मत हो जाना कहाँ से आ गया, कुछ नया नहीं हुआ है, ये वेक्टर ट्रीटमेंट हुआ है वेलोसिटीज़ का, दैट्स ऑल। बस वेक्टर ट्रीटमेंट हुआ है वेलोसिटीज़ का, तो परेशान मत हो जाना। व्हेन वेलोसिटीज़ आर मूविंग या व्हेन टू बॉडीज़ आर मूविंग एट एन एंगल थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फाइन, डोंट वरी। तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में कहीं नहीं यूज़ होगा, 12th में कभी तुमको शायद काम आ जाए, बट 11th में तो तुमको कहीं नहीं यूज़ होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, और ये डिटेल में जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, बट बोर्ड्स में नहीं है तो मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ। जैसे रेनमैन प्रॉब्लम्स, फिर स्विमिंग प्रॉब्लम्स, वो ये सब जाता है, रिवर प्रॉब्लम एंड वगैरह वगैरह, तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, काफ़ी कुछ होता है। सो विल जस्ट स्टिक टू द पार्ट दैट इज़ देयर इन आवर सिलेबस, जो बोर्ड्स के सिलेबस में, 11th के एग्ज़ाम के सिलेबस में, महाराष्ट्र और CBSE के। तो इतना इनफ है, जो भी आने वाला है तुमको एग्ज़ाम में जो भी आ सकता है वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो अगर तुमको लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, कुछ डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। सो आज लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।